बांग्लादेश हम सबको पता है एक ऐसी कंट्री है जहाँ भी थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं। शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया था। लोगों ने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे मेरी स्पीच के बाद कि जब आपकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है और आपके देश में पूरे सड़कों पर यूथ आए हुए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कर रहे हैं। भारत सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, मुझे लगता है आज कानून की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो हमारे सोच में एक बड़े बदलाव की है। हमें बेटियों को हमेशा बेटों के समान समझना चाहिए, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और जितना भारत देश के वासी बोलते हैं कि सरकार कोई कानून नहीं बना रही है, बट हमें कभी खुद को भी तो देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं नारियों के लिए। हाल ही में कुछ काफ़ी हिंदूज़ का परसिक्यूशन हुआ था बांग्लादेश में, उनको थोड़ा परेशान किया गया था, तो उसके बारे में बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था और उसका मैंने उत्तर भी मैं ऑब्वियसली प्रिपेयर करके गया था और मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से दिया था। जो मुझे भी लगा कि जो हमारी चेयर थे उनको वो काफ़ी इम्प्रेस हुई थी मेरे उस उत्तर से कि मैंने बताया कि बांग्लादेश ने कैसे वो रोक रही है उन प्रोटेस्ट्स को, क्या वो कर रहा है। तो उस पर ही मेरा पूरा उत्तर रिवॉल्व कर रहा था। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान हैं उनकी उम्र भले ही कम है लेकिन उपलब्धि उनकी बहुत बड़ी है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और इस वक्त हमने जो यहाँ आपको बुलाया है उसके पीछे का मकसद ये है कि आप जो अवार्ड जीत कर आए हैं वो बहुत बड़ा है। दुनिया भर के छात्रों के बीच आपने जिस तरह से ये स्थान हासिल किया है वो वाकई बहुत बड़ा है। इसी लेकर हम आपसे बात करेंगे। ये गुड़गांव में हुआ था और गुड़गांव में वहाँ तमाम और भी बहुत से छात्र थे, उन छात्रों के बीच आप सेकंड रहे हैं। सेकंड भी आप अगर हम देखें तो आधे नंबर से रह गए थे। बरेली के नज़रिए से देखें ये बड़ा स्थान है जो आप वहाँ से हासिल करके आए हैं। हमारे साथ हैं साहिल अग्रवाल। साहिल अग्रवाल, जो ये डिबेट हुई थी ये पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या थी और आप वहाँ किस तरह से गए थे। तो देखिए, एक MUN जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है मॉडल यूनाइटेड नेशंस। जैसे यूनाइटेड नेशंस है एक इंटरनेशनल बॉडी है जहाँ दुनिया भर के लोग जो हैं अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो वैसे ही मॉडल यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है, बच्चों को देश दिए जाते हैं और उन्हें अपने देश को रिप्रेजेंट करना होता है, मुद्दों पर बात करनी होती है, रेजोल्यूशन निकालना होता है और फिर अपने साथियों के साथ कोलैबोरेट करके मुद्दों का सल्यूशन निकालना होता है। आपको टॉपिक क्या मिला था? जो मेरी MUN थी, खास करके जो येल मॉडल यूनाइटेड नेशंस थी गुड़गांव वाली, उसमें मेरा टॉपिक रहा था मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान। यानी कि फिज़िकल हेल्थ को तो हम आज जानते हैं कि हर जगह थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। तो उसी के बारे में था ये टॉपिक और मुझे जो कंट्री मिली थी रिप्रेजेंट करने के लिए वो थी बांग्लादेश। जी, तो उसके बारे में क्या बताना था आपको? डिबेट में जो MUN थी उसमें मुझे बताना था, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था और मुझे बताना था कि बांग्लादेश मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कर रहा है, क्या पॉलिसीज़ बांग्लादेश ने अपनाई हैं कि उसके लोगों की मेंटल हेल्थ एक अच्छे स्तर पे और स्टेबल रहे, और क्या दूसरे देश में खामियां हैं जो उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, और क्या हम देश एक साथ मिलकर क्या एक रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए। जी, तो ये हरियाणा गुड़गांव में हुई थी। जी। और कितने स्टूडेंट थे कि जिनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था? जो पूरी MUN थी उसमें बहुत सारी कमिटीज़ थी, तो टोटल में तो कम से कम 300 से 400 बच्चे थे। लेकिन अगर मैं अपनी कमिटी के बारे में बात करूं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें 50 बच्चे थे अराउंड। 50 बच्चों में आप भी उसमें डिबेट में रहे थे, तो उसमें डिबेट में जैसे आपने अपनी बात रखी फिर उसके बाद सवाल हुए होंगे आपसे। जी बिल्कुल। तो सवाल किस तरह के थे जो आपसे किए गए थे? सवाल देखिए, बांग्लादेश हम सबको पता है एक ऐसी कंट्री है जहाँ भी थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं। शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया था। लोगों ने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे मेरी स्पीच के बाद कि जब आपकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है और आपके देश में पूरे सड़कों पर यूथ आए हुए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कर रहे हैं। तो वही भगवान की दया से मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी कॉन्फ्रेंस से पहले, और मैंने उसी के हिसाब से काफ़ी अच्छे उत्तर भी दिए उन सबको कि हमने काफ़ी पॉलिसीज़ अपनाई हैं और जो भी हमने की है। जी, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि जिस तरह से सवाल था, जैसे कोई ऐसा सवाल जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो और आपने उसका जवाब भी बहुत अच्छी तरह से दिया हो। सवाल तो जैसे मैंने बताया,
एक मुझ पे सवाल आया था कि हाल ही में कुछ काफ़ी हिंदूज़ का परसिक्यूशन हुआ था बांग्लादेश में, उनको थोड़ा परेशान किया गया था, तो उसके बारे में एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था और उसका मैंने उत्तर भी मैं ऑब्वियसली प्रिपेयर करके गया था और मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से दिया था, जो मुझे भी लगा कि जो हमारी चेयर थे उनको वो काफ़ी इम्प्रेस हुई थी मेरे उस उत्तर से कि मैंने बताया कि बांग्लादेश ने कैसे वो रोक रही है उन प्रोटेस्ट्स को, क्या वो कर रहा है, तो उस पर ही मेरा पूरा उत्तर रिवॉल्व कर रहा था। जो बांग्लादेश में हुआ कि एक चुनी हुई सरकार लंबे समय से चली आ रही थी, जी। अचानक लड़के सड़कों पर आते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद एक जैसे एक क्रांति दिखाई देती है वहाँ, और उन्हें शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ता है, वहाँ से भागना पड़ता है एक तरह से हम देखें। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, इसको ये पूरी जो सब कुछ वहाँ उठापटक हुई उसको लेकर आपका क्या एक निचोड़ जो अगर हम जानना चाहें तो? जी, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया वो कोटा रिजर्वेशन सिस्टम के अगेंस्ट था कि कैसे बांग्लादेश की सरकार ने डिसाइड किया कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स को जॉब्स का कोटा मिलेगा, और उसी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स हैं तो क्या उनको इतना ज़्यादा कोटा मिल जाएगा जॉब्स में, और हमारी मेहनत की, हमारे मेरिट की क्या कोई कीमत ही नहीं है। तो इसी बात पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और जाहिर सी बात है कुछ हद तक स्टूडेंट्स की बात भी सही थी, पर बांग्लादेश ने अभी भी वो काम कर रहा है सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। उसने काफ़ी पॉलिसीज़ भी अपनाई, काफ़ी रेजोल्यूशंस भी निकाले। आप वहाँ तक पहुँचे किस तरह से? बचपन से ही नॉर्मल जो स्कूल की डिबेट्स, जो इंटर स्कूल बरेली के रीजन तक ही मैं काफ़ी डिबेट्स ही करता रहता था, काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता था, काफ़ी मैं स्कूल में भी स्पीचेस देता रहता था। तो पहले तो इस सब का श्रेय मेरी पुरानी जो प्रिंसिपल है मिस रंजीता मैम और मेरे एक टीचर है मानिक सर, उनको जाता है। एक बार क्या हुआ, मैंने असेंबली में एक स्पीच दी थी और ये पिछले साल अप्रैल की बात है, और मुझे एक जो स्कूल में एक नए टीचर आए थे मानिक सर, उन्होंने मुझे स्पीच देते हुए देखा, उन्होंने मुझे सुना और फिर वो मेरे पास आए कि बेटा तुम काफ़ी अच्छा बोलते हो और तुम इसके केपेबल हो। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि MUN होता क्या है, और उन्होंने ही मुझे पहली बार इससे परिचित किया था कि MUN क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और मुझे याद है मैं पहली बार अप्रैल में गया था रैन पब्लिक स्कूल रुद्रपुर MUN के लिए, तो वहीं से मेरे MUN का पूरा सफ़र शुरू हुआ और आज मैं यहाँ तक आया हूँ। देखिए, अच्छा बोलना भी एक हुनर है। जैसे ये हुनर अगर आप राजनीति में जाएंगे तो और ज़्यादा वो होता है। वैसे भी अगर जैसे लाइफ में बहुत कुछ हमने सोच रखा होगा कि हमें क्या बनना है, तो जो आपने सोच रखा है कि आप अपने बारे में कि वो इसी तरह से डिबेट में हिस्सा लेंगे, या फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान देखिए, अभी मैं क्लास 8th में हूँ और मैंने ऐसा कुछ अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है कि मुझे आगे भविष्य में जाके यही करना है, बट समय चलते मैं अभी जल्द ही मैं अपना मन भी बना रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। बट एक जो ये MUN का पूरा सर्किट है, ये डिबेट का, पब्लिक स्पीकिंग का, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाए ये काम ज़रूर आता है। इस लेवल पे भी ये क्रिटिकल थिंकिंग की एक स्किल हो गई, डिप्लोमेसी स्किल्स हो गई, एक आपकी रिसर्च करने की स्किल हो गई, अपने और साथियों के साथ, अपने को डेलीगेट्स के साथ कोलैबोरेट करके उत्तर मतलब कि रेजोल्यूशंस निकालने की स्किल हो गई, टीम वर्क की स्किल हो गई। ऐसी अनगिनत स्किल्स इससे पॉलिश होती हैं एक स्टूडेंट के अंदर, तो वो स्किल सेट तो आपको मिलता ही है MUN से। इसके साथ साथ एक MUN एक ऐसा इवेंट है जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि किसी बच्चे के पास अगर MUN के सर्टिफिकेट्स हैं और वो उसमें जीता भी हुआ है तो उसके लिए किसी भी बड़े कॉलेज में घुसना काफ़ी आसान हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी फ़ायदा रहता है जो मुझे पता चला है MUN के बारे में। अच्छा, ये कैसे लगा कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं? जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि वो उनमें सवाल करने की होती है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा लिखना आता है, जैसे एक कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जी। तो आपको कहीं अंदर से लगता था कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं? मैं सच बताऊं तो बचपन से ही मेरे स्कूल को भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू है कि छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते रहते थे, इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन्स, पोएम कॉम्पिटिशन्स, और मेरे माता पिता भी जो हैं, जैसे
एक एकेडमिक सोच की सिर्फ पढ़ाई लिखाई ना करते हुए उन्होंने मुझे सब जगह अपॉर्चुनिटीज़ दी कि नहीं बेटा कि तुम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करो, तुम स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करो। और वो जो एक चीज़ है उसी ने मुझे मेरी स्पीकिंग स्किल्स को नरिश किया। मैं बचपन से ही बोलता आ रहा हूँ छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स में, और फिर जैसा मैंने बताया कि ये MUN की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ले ली और आज मैं यहाँ पे हूँ। MUN के बाद अगर हम उससे पहले की बात करें आपकी, तो जो कॉलेज का जो आपका सफ़र है या इससे अलावा जो आपकी उपलब्धि क्या रही हैं? मैं पढ़ाई लिखाई में भी बचपन से ही अपनी क्लास में निपुण रहा हूँ, मैं फर्स्ट आता रहा हूँ। उसके अलावा मैं बैडमिंटन भी स्टेट लेवल तक खेल चुका हूँ। एक अगर आपको पता होगा अबैकस जो होता है जिसमें स्पीड मेंटल कैलकुलेशन सिखाते हैं, उसमें तो मैं नेशनल फर्स्ट रैंकर रह चुका हूँ। और अगर मैं बात करूँ पब्लिक स्पीकिंग और डिप्लोमेसी की तो हाँ, मेरे स्कूल में जो अनगिनत इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, और स्कूलों में भी बरेली के जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एलोक्वेशन कॉम्पिटिशन्स, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स, उन सब में भी पार्टिसिपेट करता रहा था MUN से पहले, और काफ़ी मैं जीता भी था। जी। तो देश की बात करें साहिल, तो देश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं जो आप भी देखते होंगे। तो कभी आपको लगा कि उन पर आप रिसर्च करें या उन पर बोलें? जैसे अभी तो एक डिबेट थी जो स्कूल की तरफ से थी, लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें तो कभी आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि आप ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम बड़ी है, या जैसे हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या इस पर इस तरह से अपनी बात रख सकते हैं? जी बिल्कुल। अब जैसे सपोज़ अगर मैं हमारे देश की बात करूं, इंडिया में आज जो औरतें हैं, सपोज़ मैं औरतों की बात लेता हूं, तो हम सबको पता है कि इंडिया में औरतें काफ़ी परेशान महसूस करती हैं, काफ़ी उनको हरास किया जाता है, और इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। तो उस पे मैंने एक रिसर्च कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था। मैंने पूरी रिसर्च लिखी थी और उसको प्रेजेंट भी किया था। मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में था, और उसमें मैं भी जीता था। एक तो महिलाओं वाली हो गई कि आपने औरतों के बारे में सोचा, मैंने तो उसका क्या लगा आपको कि क्या किया जा सकता है? जो सब चीज़ें जो वो फेस करती हैं, जो प्रॉब्लम्स, उसको हम दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? देखिए, आज अगर मैं बात करूं, समाज में भारत सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, मुझे लगता है आज कानून की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो हमारे सोच में एक बड़े बदलाव की है। हमें बेटियों को हमेशा बेटों के समान समझना चाहिए, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और जितना भारत देश के वासी बोलते हैं कि सरकार कोई कानून नहीं बना रही है, बट हमें कभी खुद को भी तो देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं नारियों के लिए। भारत सरकार तो जो कानून बना रही है सो है, पर क्या हम नारियों को आज वही सम्मान दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए? तो ये मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है जो होनी चाहिए। जी। अच्छा, आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रहे हैं स्कूल से, वो कब की बात है? वो है 2023 की बात, जब मैं क्लास 7th में था। तो हमारे स्कूल का जो एनुअल फंक्शन हुआ था परिवर्तन नाम का, उसमें काफ़ी अवार्ड्स मिले थे बच्चों को। बेस्ट इन म्यूज़िक, बेस्ट इन डांस, स्कूल का बेस्ट इन स्पोर्ट्स, और एक आखिरी अवार्ड था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं तब 7th क्लास में ही था। हमसे एप्लीकेशन फॉर्म्स भरवाए गए थे उससे पहले कि मैंने अप्लाई किया था उस अवार्ड के लिए, और जब मुझे वो मिला तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। बेसिकली वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की मैं एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, इन सब में मैं काफ़ी निपुण रहा था, और इसी वजह से मुझे वो मिला। जी। अब जैसे ये जो कंपटीशन आप जिसमें सेकंड रह आए हैं आप MUM में, तो अब आगे की कोई इस तरह की क्या तैयारी है आपकी? कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं आप, या कोई और टारगेट है आपका जिस पर काम चल रहा हो? जी, अभी तो मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी छुट्टियों में ही 11 और 12 जनवरी को एक ऑनलाइन MUN कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल MUN। तो उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, बेस्ट डेलीगेट की। बहुत बढ़िया। हाँ, उसमें भी मैं WHO में ही था, और मुझे कंट्री मिली थी लक्समबर्ग। तो ये भी मैंने अभी हाल ही में एक अचीवमेंट प्राप्त की। और अभी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फरवरी में, तो मैं खुद भी और मेरे माता पिता ने भी बोला है कि अभी फिर मैं एग्ज़ाम के बाद मेरी एक नज़र एक IIT दिल्ली में MUN होने वाली है। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसमें अप्लाई करूँ, उसकी तैयारी करूँ, और फिर वहाँ पे जाके अपना हुनर दिखाऊँ। जी। साहिल अग्रवाल ने बरेली का नाम फर्क से ऊंचा किया है।
उनके फादर डॉक्टर सागर अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो बच्चों के पीछे जाहिर सी बात है कि पेरेंट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपने कैसे पहचाना कि साहिल में एक जो बोलने की जो विधा है वो आपको कब दिखाई दी? देखिए, इसके बारे में मैं ये बोलूँ तो बचपन से ही ये मतलब स्कूल में पोएम या कविता रिसाइटेशन जैसे होती है इंग्लिश में, हिंदी में, उसमें ये गुणी थे। फिर इनका बहुत मतलब इन्हीं जीडी गोयनका स्कूल ने एक बार ग्रैंड पेरेंट्स डे करवाया सबसे पहली बार। तब इनके अंदर बहुत छोटा सा इनको एक रोल दिया गया दादाजी का। तो उसमें पहली बार मुझे लगा कि ये बोलने में सक्षम है और शायद ये कुछ गुण इन्हें मेरे पास से भी मिला, क्योंकि बचपन में मैं अपने स्कूल में मतलब स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया करता था। उसके बाद हम इनको, चूँकि ये बाकी स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे हैं, तो इनको हम लोग बोलना सिखाते रहे। स्पेशली इनकी माताजी जो हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस कराती थी बोलने के लिए। और आजकल चूँकि कैमरे उपलब्ध हैं जिन पे हम अपने मोबाइल के अंदर ही बड़ी आसानी से रीटेक कर सकते हैं, देखिए, तो उसको रीटेक करके इनको सिखाना, बताना कि तुमने यहाँ गलती पे बोला, यहाँ पे बेटर बोल सकते हो। तो बाकी फिर देखिए, बच्चे का एक प्राकृतिक गुण है, कुछ हम लोगों ने उसको समझा, सिखाया, कुछ इनके अंदर प्राकृतिक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनके अंदर ये डेवलप होता गया और हम आज बहुत इस चीज़ के लिए हम प्रभावित भी हैं इनसे और इस चीज़ के लिए प्राउड भी हैं कि आज ये इतना अच्छा बोलने लगे हैं स्वयं से। लेकिन इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होगा, जी। जैसे आप भी बहुत बिजी हैं, आप डॉक्टर हैं, जी। तो बेटे को उस तरह से जैसे बाहर भी जाना होता होगा और जी। तमाम कंपटीशन में, जी। तो समय कैसे निकालते थे आप? खासकर इनकी जो मदर हैं, उन्होंने अपना ओपीडी टाइम कम करा, अपना उन्होंने प्रैक्टिस को कम करा और अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस करा। तो ज़्यादातर कहीं भी इनके स्कूल में जाना है, इनको बाहर लेके जाना है, तो इनकी माताजी इस चीज़ को हैंडल करती रहीं। इनके साथ बैठ के प्रिपरेशन करना है, उस चीज़ को ऑनलाइन स्टडी करना है, इनका मतलब ऑडिशन करना है, वो थोड़ा मैं करने में कोशिश करता था, थोड़ी इनकी माताजी प्रयास करती थी, लेकिन अपना समय निकाल के इनके साथ आने जाना, वो इनकी माताजी ही इनके साथ टाइम देती नहीं इनको। इन्हें क्या बनना है, इन्हीं पे छोड़ रखा है या आपने तय कर? नहीं, ये बिल्कुल इन पे छोड़ रखा है। मतलब हम दोनों डॉक्टर्स हैं और कहीं न कहीं देखिए, हर ट्रेड में जो भी आदमी होता है उसका इच्छा होती है कि जैसे आप रिपोर्टर्स हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स हैं और मीडिया से जुड़े हैं, आप लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे के अंदर भी यही गुण बने आगे और उसको आप अपना हुनर उन बच्चों को दे सकें। लेकिन हम ये चाहेंगे ये डॉक्टर बने, लेकिन चूँकि ये मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, साइंस में स्ट्रॉन्ग हैं, तो पूरी तरह इन पे छोड़ रखा है। इनके मतलब हमारी फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, इनके नाना जी इंजीनियर हैं, हमारे इनके दादाजी इंजीनियर रहे हैं, तो ये टोटली इनके ऊपर है कि ये किस चीज़ में जाना चाहते हैं। बाकी ये छोटा सा ये कहूँगा, इसरो से बहुत प्रभावित हैं ये भी और हम भी, और देश सेवा का बहुत प्रबल तरीके से इनके अंदर भी इच्छा है, मेरे अंदर भी इच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि विदेश जाने से पहले अपनी देश की सेवा करें, इसरो में जाएँ अगर, या इंडियन इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे उपलब्ध है रिसर्च, उसमें जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको धन्यवाद। बेटे के लिए, धन्यवाद उसने सर। बड़ा जी। डिबेट में एक बड़ा स्थान हासिल जी, किया, धन्यवाद। बरेली का नाम रोशन हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपने साहिल अग्रवाल को सुना। हमने बहुत से इंटरव्यू किया है, यहाँ पे नेता भी आए हैं और डॉक्टर्स भी आए हैं और भी कई हस्तियाँ आई हैं, लेकिन आज जो इंटरव्यू हमने किया है, आप भले ही एज में कम हैं, लेकिन हमारे लिए एक चुनौती थी कि हम इनसे किस तरह के सवाल करेंगे। जिस तरह की विधा आप में है, जो बोलने का अंदाज़ है आपका, जिस तरह से आप बोलते हैं और इतना बड़ा कंपटीशन में जाने के बाद आप सेकंड रहे हैं, और अब जो आपकी तैयारी है और आगे जाने की है, इस तरह से कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। आप में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने निखारा है, आपके पेरेंट्स ने आपको पूरी तरह से सहयोग दिया है, स्कूल ने आपकी प्रतिभा को पहचाना और उस डिबेट में हिस्सा लिया जहाँ से आप जीत कर आए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं साहिल, कि आप और आगे जाइए और इसी तरह से जिस तरह आपने बरेली का नाम हरियाणा के गुड़गांव में रोशन किया है, और भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखिए और इसी तरह से बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।